आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कैप्टन हनीफुद्दीन की आखिरकार पूरी कहानी क्या है। कई लोगों को लगता है कि फौजियों का संगीत से कोई खास लेना देना नहीं होता, लेकिन 11 राजपूताना राइफल्स के कैप्टन हनीफुद्दीन ऐसे ही लोगों को अक्सर चौंका देते हैं। कारगिल की लड़ाई शुरू होने से एक साल पहले लद्दाख स्काउट ट्रेनिंग सेंटर के मेस में हनीफू के निकनेम से पहचाने जाने वाले हनीफुद्दीन ने लाखों हैं। यहाँ दिलवाले पर प्यार नहीं मिलता गाकर वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया था। एक हिंदू माँ और मुसलमान पिता के बेटे हनीफुद्दीन ईद और दिवाली दोनों त्योहार मनाते बड़े हुए। उनकी यूनिट का युद्ध घोष था, राजा रामचंद्र की जय। उनके पिता अजीजुद्दीन और मां हेमा अजीज दोनों सूचना प्रसारण मंत्रालय के सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में काम किया करते थे। उनके पिता नाट्य कलाकार थे, जबकि उनकी मां शास्त्रीय गायिका थी। 8 साल की उम्र में हनीफुद्दीन ने अपने पिता को खो दिया था। सैन्य इतिहास की जानी मानी लेखिका रचना बिष्ट रावत अपनी किताब कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर में लिखती हैं कि हनीफ को सुबह जल्दी उठने की आदत थी। 22 साल की उम्र में जब इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए उनका चयन हुआ तो वो अपनी मां के पास एक बॉन्ड पर दस्तखत कराने गए। रचना बिष्ट लिखती हैं, जब उन्होंने उसे पढ़ना चाहा तो उन्होंने अपनी मां से कहा, पढ़ क्यों रही हो, बस साइन कर दो ना। जबकि उनकी मां हेमा ने कहा कि किसी भी कागज पर दस्तखत करने से पहले ये पढ़ना जरूरी होता है कि उसमें आखिरकार लिखा क्या है। तब हनीफ ने हंसते हुए कहा, इसमें लिखा है कि अगर मुझे ट्रेनिंग के दौरान कुछ हो गया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हेमा का जवाब था, भारतीय सेना में जाना तुम्हारा सपना रहा है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। एक बार उनकी मां को अपने विभाग की तरफ से यूरोप के दौरे पर जाना पड़ा। उस समय हनीफ की उम्र लगभग 13 साल थी। उनके बड़े भाई नफीस की उम्र आपको बता दे 12 साल की थी। रचना बिष्ट रावत लिखती हैं, उनकी मां ने मुझे बताया कि मैं अपने इन दोनों बच्चों को घर में अकेला छोड़कर विदेश चली गई थी। मैंने इन दोनों को कुछ पॉकेट मनी दिया और इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे पड़ोसियों के पास छोड़ दिए। मैं गई तो थी सिर्फ 1.5 महीने के लिए, लेकिन मुझे वहां 3 महीने रहना पड़ा। इन दोनों बच्चों ने मुझ पर घर में अकेले रहकर दिखाया। दोनों ने अपने स्कूल की फीस दी, समय पर स्कूल गए, अपने लिए खाना बनाया, अपने कपड़े खुद प्रेस किए। हनीफ तो उस उम्र में पराठे तक बना लेता था। कारगिल की लड़ाई के दौरान 11 राजपूताना राइफल्स के कमांडिंग अफसर रहे कर्नल अनिल भाटिया ने बताया कि हनीफ हमारी बटालियन का सबसे युवा अफसर था। बहुत ही मृदुभाषी और हमेशा एक्साइटमेंट के साथ वो भरा हुआ होता था। हर काम के लिए सबसे पहले अपने आप को आगे रखता था। कंप्यूटर्स पर उसकी जो पकड़ थी वो काफी अच्छी थी। बहुत अच्छा गायक था। अपने बलबूते पर उसने हमारी यूनिट में एक जैज बैंड बनाया था। उसके सारे उपकरण वो दिल्ली से खुद लेकर आया था। हनीफ को 4 महीनों के लिए सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात किया गया था। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जहां खड़े भर रहना ही बहुत जीवट और जोखिम का काम है। अपना टर्म पूरा करने के बाद हनीफ और उनकी कंपनी बेस कैंप लौट आई थी। वहां पर हनीफ को लॉर्ड मैनिफेस्ट ऑफिसर की जिम्मेदारी दी गई। उनका काम था सियाचिन ग्लेशियर के अलग अलग हिस्सों की सैन्य चौकियों में राशन, दवाएं और चिट्ठियां पहुंचाना। अचानक तुर्तुक सेक्टर में तैनात 12 जाट की यूनिट को खबर मिली कि उस इलाके में पाकिस्तान की तरफ से कुछ घुसपैठ हुई है। चूंकि बटालिक सेक्टर में लड़ाई हो रही थी, इसलिए हालात से निपटने के लिए वहां सैनिकों की कमी पड़ रही थी। तय ये हुआ कि आसपास की सैनिक यूनिटों से तुरंत जो तुर्तुक पहुंचकर हालात संभालने के लिए कहा जाए। चूंकि हनीफ की यूनिट पास में ही थी, इसलिए उन्हें भी उस इलाके में पहुंचने का
आदेश मिला। 11 राजपूताना राइफल्स के सैनिक कई ट्रकों में बैठकर तेज बहती हुई नदी श्योक के साथ साथ चल रहे थे। उनमें से अधिकतर लोग सियाचिन से अभी अभी लौटे थे। कुछ लोगों को छुट्टी से वापस भी बुला लिया गया था। कैप्टन हनीफुद्दीन को अभी तक पता नहीं था कि उनका मिशन आखिरकार है क्या, लेकिन उन्हें ये तो अंदाजा था कि सब सेक्टर पश्चिम में गश्त भेजने के लिए उनके अतिरिक्त सैनिक का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि पाकिस्तानी सैनिकों ने किस हद तक घुसपैठ कर रखी है। सैनिक से तुर्तुक पहुंचने के बाद तुर्तुक नाले के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे सैनिक ऊपर चढ़ते गए, परिस्थितियां जो है वो लगातार कठिन होती गई। तुर्तुक से छोरबत लाकर पूरा इलाका गहरी खाइयों से भरा हुआ था। एक गलत कदम किसी भी सैनिक को मौत की गहराइयों में ले जाने के लिए काफी था। जगपाल पार करने के बाद सैनिक एक दूसरे से रेडियो संपर्क में नहीं थे। उनको ग्लेशियर की जिंदगी की आदत थी, इसलिए उन्होंने यहाँ की मुश्किलों का सामना करने में उनका पुराना अनुभव जो था वो काम आ रहा था। जांघों तक बर्फ से गुजरते हुए वो एक चट्टान के पास आ पहुंचे, जहां उन्हें एक अस्थायी ठिकाना बनाना था। 6 जून 1999 को हनीफ ने पेशकश की कि वो दिन में गश्त लेकर कारचैन ग्लेशियर तक जाएगा। कर्नल अनिल भाटिया बताते हैं, हनीफ ने तय किया कि वो पाकिस्तानी ठिकाने के जितना करीब जा पाएंगे जाएंगे और उन्हें अपने ऊपर फायर करने के लिए उकसाएंगे, ताकि उनकी असली लोकेशन का पता चल सके। उसे ये भी अंदाजा लगेगा कि उनके पास कितने और किस स्तर के हथियार हैं। नायब सूबेदार मंगेज सिंह और 7 अन्य सैनिकों के साथ कैप्टन हनीफ ने एक जगह पार की जिसका नाम लेडगे था। उनके और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच सिर्फ 300 मीटर की दूरी रह गई थी। कैप्टन हनीफ ने अपने साथियों को खबर दी कि पाकिस्तानी सैनिकों ने वहां 8 मोर्चे बना रखे हैं और उनके पास किस तरह के हथियार हैं, जबकि उन्हें यह अंदाजा नहीं लग पाया कि वो खतरे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और फायरिंग रेंज में हैं। हनीफ और उनके साथियों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। सबसे पहले नायब सूबेदार मंगेज सिंह को गोली लगी और वो हवा में उछलकर नीचे गहरी खाई में जा गिरे। हनीफ और राइफलमैन परवेश को भी गोलियां लगी। घायल होने के बावजूद हनीफ ने जवाबी फायरिंग करना जारी रखा, लेकिन तभी हनीफ के पेट में एक और गोली लगी। वो नीचे गिर पड़े। उनकी सांस धीमी होती चली गई और आखिरी में जाकर पूरी तरह से रुक गई। जिस समय हनीफ की मौत हुई उस समय उनकी उम्र मात्र 25 साल थी। उन्हें भारतीय सेना में आए हुए सिर्फ 2 साल हुए थे। भारतीय सैनिकों ने हनीफ के पार्थिव शरीर को अपनी तरफ लाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन लगातार फायरिंग ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। आखिरकार उन्होंने उनके शव को लाने का विचार त्याग दिया और वापस जंगपाल लौट आए। उनके शव को लाने के 2 प्रयास और किए गए, लेकिन उसमें भारतीय सैनिकों को कामयाबी नहीं मिली। इस बीच हनीफ की मां हेमा अजीज को सूचना पहुंचा दी गई। तत्कालीन भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल बीपी मलिक खुद कैप्टन हनीफुद्दीन की मां से मिलने उनके पूर्वी दिल्ली स्थित निवास पर गई। रचना विष्ट रावत लिखती हैं, जनरल मलिक ने उनकी मां से कहा कि दुश्मन की लगातार फायरिंग की वजह से हम हनीफ के शव को वापस नहीं ला पाए। हेमा अजीज ने बहुत ही बहादुरी से जवाब दिया कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के शव को वापस लाने के लिए कोई और सैनिक अपनी जिंदगी जोखिम में डाले। जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तो मैं उस जगह पर जाना चाहूंगी जहां मेरे बेटे ने अंतिम सांस ली थी। जनरल मलिक ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वे उन्हें उनके वहां जाने का बंदोबस्त कर देंगे। उधर हनीफ के निधन के करीब 1 महीने बाद 11 राजपूताना राइफल्स के बाकी सैनिक सियाचिन में अपनी ड्यूटी पूरी करके नीचे उतरे।
तब कर्नल अनिल भाटिया को हनीफ के नहीं रहने की जानकारी मिली। कर्नल अनिल भाटिया बताते हैं कि हम 10 जुलाई को तुर्तुक पहुंचे। मैंने अपने लोगों से कहा कि हम अपने साथियों के शव को वापस लाएंगे। हनीफ की शहादत के 43 दिन बाद कैप्टन एस.के. धीमान और मेजर संजय विश्वास राव और उनके साथियों ने इसका बीड़ा उठाया। कठिन रास्ते पर चलते हुए वे उस जगह पर पहुंच गए जहां हनीफ ने अपने प्राण त्यागे थे। उन्हें दूर से ही हनीफ और परवेश के पार्थिव शरीर दिखाई दे गए, जो अब तक पूरी तरह से जम चुके थे। पहले वो उनको चट्टानों के पीछे ले गए और फिर उन्हें अपने कंधों पर लाद कर वो पूरी रात चलते रहे। सुबह 7 बजे वो जंगपाल पहुंचे। हनीफ का चेहरा तब तक काला पड़ चुका था, लेकिन उनको तब भी पहचाना जा सकता था। अगले दिन एक हेलीकॉप्टर ने वहां लैंड किया, जिसका काम पार्थिव शरीर को ले जाना था। उसी दिन 11 राजपूताना राइफल्स के सैनिक ने तय किया कि वो पॉइंट 55,090 पर कब्जा करके रहेंगे। इस पूरे मिशन को ऑपरेशन हनीफ का नाम दिया गया। कर्नल भाटिया ने तय किया कि उनके सैनिक ग्लेशियर पर सीधे न चढ़कर और मुश्किल रास्ता लेते हुए पाकिस्तान की तरफ पॉइंट 55,090 पर चढ़ेंगे। मुश्किल काम जरूर होगा, लेकिन पाकिस्तानी सैनिक कतई उम्मीद नहीं करेंगे कि हमला उस तरफ से हो सकता है। कर्नल भाटिया ने इस हमले के लिए पूरे 9 दिनों तक का इंतजार किया। 3 दिन पहले पाकिस्तानी ठिकानों पर तोपों से हमले किए गए। करीब 70 सैनिक, आपको बता दें, 2 हिस्सों में बट गए। ब्रावो कंपनी का नेतृत्व कैप्टन अनिरुद्ध चौहान ने संभाला। वो एक प्रशिक्षित पर्वतरोही थे। चार्ली कंपनी का नेतृत्व लेफ्टिनेंट आशीष भल्ला ने संभाला। कुछ दिन पहले ही सियाचिन से लौटने के कारण सैनिक के पास ग्लेशियर में पहने जाने वाले कपड़े और जूते थे, लेकिन 0 से कई डिग्री नीचे के तापमान में 3 महीने तक लड़ने की थकान ने उनकी शारीरिक क्षमता को प्रभावित कर दिया था। करीब करीब हर सैनिक का वजन जो था वो घट चुका था। सबके सिर में दर्द रहने लगा था और उनका रक्तचाप घटता बढ़ता रहता था। कर्नल अनिल भाटिया बताते हैं, मैंने अपने सैनिकों से कहा, ऊपर आपको जो पॉइंट 5590 दिखाई दे रहा है, दुश्मन ने वहीं से फायर करके हमारे साथियों को मारा था। राजा रामचंद्र की जय के नारे के साथ भारतीय सैनिक बढ़ने लगे। थकान से उनकी सांस फूल रही थी, ठंड से उनकी उंगलियां जम गई थी, उनको अपने पैर जमाने में मुश्किल हो रही थी। कई जगह ऊपर चढ़ने के लिए उन्होंने रस्सियों का सहारा लिया। करीब 9 घंटे की चढ़ाई के बाद वो चोटी से 40 मीटर की दूरी तक पहुंच गए। उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। उनके सामने अब भी 80 डिग्री की एक चढ़ाई और बाकी थी। कर्नल भाटिया बताते हैं, जब उन्होंने ये खबर मुझे दी तो मैंने उन्हें वापस लौटने का आदेश दिया। उस समय मैं कार्चन ग्लेशियर के बेस पर था। उनको वापस लाने की वजह ये थी कि जैसे ही सूरज निकलता, आसपास की चोटियों पर मौजूद पाकिस्तानी सैनिक उन्हें देखकर उन पर गोली चलाने लगते। मैं वो जोखिम नहीं उठाना चाहता था। मायूस होकर हमारे सैनिक वापस लौट आए। वापस लौटने में उन्हें 2 घंटे लगे। तब तक वो इतना थक चुके थे कि जिससे जहां जगह मिली वो वहीं गिर गया और सो गया। हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए बासी शक्करपारों के अलावा कुछ नहीं था। उन्होंने शाम तक आराम किया और रात को फिर ऊपर चढ़ने की दोबारा कोशिश शुरू कर दी। तेज चलती हवा के बीच कर्नल भाटिया ने अपने सैनिकों को जमा कर कहा, हम अगर ये काम पूरा किए बिना वापस जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? वो बोलेंगे 11 राजपूत राइफल्स वापस आ गई। ये हमारी पलटन की इज्जत का सवाल है। मुझे वॉलंटियर चाहिए, कौन जाएगा? सबसे पहले नायाब सूबेदार अभय सिंह ने अपना हाथ ऊपर उठाया। इसके बाद कई सैनिक सामने आ गए। कर्नल अनिल भाटिया बताता है कि अनिरुद्ध के नेतृत्व में टास्क फोर्स बन के सैनिक कठिन चढ़ाई चढ़ते हुए 5590 के बेस तक पहुंच गए। अब उनके सामने फिर 80 डिग्री की चढ़ाई थी।
उन्होंने फिर रस्सियां लगाई और 5:30 बजे तक अपने लक्ष्य पर पहुंच गए। तब तक भोर होनी शुरू हो गई। सैनिक ने मुझे सूचित किया कि वो 3 पाकिस्तानी मोर्चों को देख सकते हैं। उनमें से एक मोर्चे पर छेद से मशीन गन की नाल निकाली हुई है। ये मोर्चा उनसे सिर्फ 25 मीटर की दूरी पर है। कर्नल भाटिया ने आदेश दिया कि वो चट्टानों के पीछे छिपे रहे और रात होने का इंतजार करें। जैसे ही अंधेरा हुआ, सबसे पहले कान सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बिना पाकिस्तानी सैनिकों पर धावा बोल दिया। उनकी गर्दन में गोली लगी। जैसे ही वो नीचे गिरे, उनके साथी दिलबाग सिंह ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ में उनकी राइफल ही आ सकी और कान सिंह नीचे खाई में गिरते हुए चले गए। दिलबाग ने आगे कूदकर पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला बोल दिया। दोनों तरफ के सैनिक हथियारों के साथ साथ अपने हाथों से लड़ने लगे। नायब सूबेदार अभय सिंह ने पाकिस्तानी सैनिकों को भ्रमित करने के उद्देश्य से चिल्लाकर कहा, आधे मेरे पीछे आओ, थोड़े आदमी दाएं से आओ, बाकी बाएं से आओ, आगे बढ़ो। पाकिस्तानी सैनिकों को लगा कि उनके ऊपर 100 सैनिकों की एक पूरी कंपनी ने हमला किया है। कर्नल भाटिया बताते हैं, मैंने परतापुर स्थित 102 ब्रिगेड हेडक्वार्टर से अपना रेडियो कनेक्शन स्विच ऑफ कर दिया ताकि उनकी तरफ कोई हस्तक्षेप ना किया जा सके। मैंने अपना रेडियो सुबह 5 बजे ऑन किया। तब तक पॉइंट 5590 पर हमारा कब्जा हो चुका था। इसमें 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इस पूरे ऑपरेशन में राजपूताना राइफल्स का सिर्फ एक जवान मारा गया, क्योंकि तब तक युद्ध की समाप्ति की घोषणा की जा चुकी थी। इसलिए यूनिट को कोई वीरता पुरस्कार नहीं दिया गया। कारगिल युद्ध में बहादुरी दिखाने के लिए कैप्टन हनीफुद्दीन को मरने के उपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया और सब सेक्टर बेस्ट को उनके नाम पर सब सेक्टर हनीफ रखा गया। उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई उनको दी गई। कैप्टन हनीफुद्दीन की आखिरकार कहानी क्या थी, जिनका शव 43 दिनों के बाद वापस लाया गया? मृदुभाषी और एक उत्साही कैप्टन हनीफ पॉइंट 5590 पर हमले की पूरी योजना। हनीफ को वीर चक्र पुरस्कार भी दिया गया। उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया क्योंकि कई लोगों का मानना है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, कि फौजियों का संगीत से कोई खास लेना देना नहीं होता, लेकिन 11 राजपूताना राइफल्स के कैप्टन हनीफुद्दीन ने ऐसे ही लोगों को चौंका कर रख दिया। कारगिल के एक शहीद जवान की एक कहानी थी, हनीफुद्दीन की एक कहानी थी। दर्शकों, आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।